हेलो बच्चों, ये जेई चैलेंजर्स बैच है और इसमें अपन जैसा कि लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, तो इसका अपन एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे पीवाईक्यूज़ के माध्यम के द्वारा और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस के द्वारा। जे एडवांस में किस प्रकार क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को अपन ले लेंगे और फिर उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस के द्वारा अपन इस चैप्टर को नटशेल के अंदर रिवाइज कर लेंगे। तो बच्चों, अपन एक एक करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं और अपन उनको फिर सॉल्व करते हैं। उससे अपना सारा का सारा जो टॉपिक है वो भी रिवाइज हो जाएगा और जेई में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में वो भी अपने को पता पड़ जाएंगे। तो लेट अस सी विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन पीवाईक्यूज ऑफ जेई एडवांस्ड। अपन बात करते हैं बच्चों, इसमें अपन टॉपिक्स टू बी कवर्ड में अपन बोल देते हैं कि हमारे पास रिवीजन, थ्रू PYQs and other important questions। Just we are revising the chapter in nutshell through PYQs and other important questions। पहला वाला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास जेई का, एक सेलेक्टिव क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट विल प्ले ए सेंट्रल रोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट विल प्ले ए सेंट्रल और की रोल इन दी फॉलोइंग फिनोमिनन। अपने को चार ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछता है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक की रोल या सेंट्रल रोल है। पहला वाला, आइस विल फ्लोट इन वाटर। बर्फ जो होती है वो वाटर के ऊपर तैरती है। इसका कारण क्या है? आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, खुले हुए पिंजरे जैसे, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम रहेगी। अपन सभी जानते हैं जो आइस होता है इट इज़ ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर, बट जो आइस है इट हैज़ गॉट ए ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें भी है बिकॉज इट इज़ द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर, बट सिंस इट हैज़ गॉट ए ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, खुले हुए पिंजरे जैसी संरचना होती है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। तो आइस विल फ्लोट इन वाटर, तो ऑफ कोर्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इट विल प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल। तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया हमारे पास ऑप्शन। सेकंड वाला, हायर Lewis basicity of the primary amines than tertiary amines in aqueous solution। in aqueous solution अगर अपन बात करते हैं तो अगर अपन कहते हैं कि भाई लुइस बेसिक करेक्टर अगर अपन गैसेस स्टेट में देखते हैं तो गैसेस स्टेट में तो फिर कौन डिसाइड करता है? प्लस आई इफेक्ट। अगर अपन देखें प्राइमरी अमीन है तो प्राइमरी अमीन में हमारे पास एक एल्किल ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन में दो एल्किल ग्रुप हैं और टर्शरी अमीन में तीन एल्किल ग्रुप्स हैं। तो जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स लगेंगे तो वो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे। मैं गैसेस स्टेट की बात कर रहा हूँ केवल अभी। तो जो सबसे ज़्यादा लुइस बेस करेक्टर होगा वो टर्शरी अमीन का, उसके बाद सेकेंडरी का और फिर प्राइमरी अमीन का। लेकिन अगर एक्वस मीडियम के अंदर अपन बात करेंगे तो अपन कहेंगे कि जो हमारे पास प्रोटोनेटेड अमीन बन रही है उसकी स्टेबिलिटी हाइड्रेशन के द्वारा किस प्रकार बताई जाती है, और अगर वो स्टेबलाइज होती है थ्रू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन तो फिर वो जो अमीन है उसका लुइस बेस करेक्टर ज़्यादा होगा। अगर अपन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं बच्चों तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन में अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है RNH2, अपन ने इस पर प्रोटॉन का अटैक कराया, तो जब प्रोटॉन अटैक करेगा तो हमारे पास नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और
नाइट्रोजन से हमारे पास 3 हाइड्रोजन आकर अटैच हो गए, ये इसका प्रोटोनेशन हो गया। अब अगर प्रोटोनेशन हो गया तो डेफिनेटली अब अपन बोलेंगे ये जो प्रोटोनेटेड अमीन है इसकी स्टेबिलिटी अगर बढ़ गई तो जो प्राइमरी अमीन है उसका लुईस बेस कैरेक्टर बढ़ेगा। अब ये जो प्रोटोनेटेड 1 डिग्री अमीन है, ये जो हमारे पास प्रोटोनेटेड 1 डिग्री अमीन है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगी थ्रू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। यहां पर अगर अपन देखें तो हमारे पास इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, मैं इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में बोल देता हूं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा हमारे पास प्रोटोनेटेड 1 डिग्री अमीन जो है इट गेट स्टेबलाइज थ्रू हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा प्रोटोनेटेड 1 डिग्री अमीन, अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके द्वारा ये स्टेबलाइज हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइमरी अमीन है उसके अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है या जो लुईस बेस कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो हमारे पास प्रोटोनेशन से स्पीसीज आई दैट इज प्रोटोनेटेड 1 डिग्री अमीन, इट गेट स्टेबलाइज थ्रू हाइड्रेशन। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो इससे आके वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गए और जुड़ गए तो उसने उसको स्टेबलाइज कर दिया। अगर हमारे पास कौन है, अगर हमारे पास कौन है, हमारे पास अगर टर्शरी अमीन है, तो अगर अपन टर्शरी अमीन का प्रोटोनेशन करते हैं तो जब प्रोटॉन अटैक करेगा नाइट्रोजन पर तो हमारे पास उसका जो प्रोटोनेटेड फॉर्म आएगा उस प्रोटोनेटेड फॉर्म में अगर अपन देखें, इसको अपन बोलते हैं प्रोटोनेटेड 3 डिग्री अमीन। ये हमारे पास प्रोटोनेटेड 3 डिग्री अमीन हो गई। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतना नहीं है जितना कि हमारे पास प्राइमरी अमीन में था, क्योंकि प्राइमरी अमीन में हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे तो वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा था, तो इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल थी। और ये प्रोटोनेटेड जो 3 डिग्री अमीन है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है इन कंपैरिजन टू प्रोटोनेटेड 1 डिग्री अमीन। तो जब ये कम स्टेबल है तो ऑटोमेटिकली जो लुईस बेस कैरेक्टर है वो टर्शरी अमीन का क्या हो गया, कम हो गया। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो अमीन्स का जो बेसिक कैरेक्टर होता है, रादर जो लुईस बेस कैरेक्टर होता है एक्वस मीडियम में, उसको अपन एक तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन से देखते हैं और दूसरा स्टेरिक फैक्टर से भी अपन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल रोल अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दे रखा है। तो अपन कहेंगे कि अगर अपन प्राइमरी अमीन का प्रोटोनेशन कराएंगे या अपन टर्शरी अमीन का अगर प्रोटोनेशन कराएंगे तो उसके द्वारा जो बनने वाला प्रोटोनेटेड 1 डिग्री अमीन है या प्रोटोनेटेड 3 डिग्री अमीन है उसके अंदर ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो प्राइमरी अमीन जो है उसके अंदर जब प्रोटोनेशन होगा तो प्रोटोनेटेड 1 डिग्री अमीन ये ज़्यादा स्टेबल है थ्रू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। और डेफिनेटली इसमें तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है ही सही, जैसा कि मैं अपन देख रहे हैं बोर्ड पर। और यहाँ पर जो प्रोटोनेटेड 3 डिग्री अमीन है वो अपने पास रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू प्रोटोनेटेड 1 डिग्री अमीन लेस स्टेबल है। तो अपन कहेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका डेफिनेटली रोल है किसके अंदर, लुईस बेस कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि गैसेस स्टेट में तो केवल प्लस आई इफेक्ट ही डोमिनेट करता है और अपन बोलते हैं 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा
3 डिग्री, क्योंकि जब गैसेस स्टेट में होता है तो गैसेस स्टेट में नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप्स अटैच हैं। तीनों एल्किल ग्रुप्स नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन वो बेसिक कैरेक्टर केवल किसके अंदर है? वो बेसिक कैरेक्टर केवल गैसेस स्टेट में है। जबकि एक्वस मीडियम में अपन बात करते हैं कि अगर अपन चाहे प्राइमरी अमीन हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, जब अपन उसका प्रोटोनेशन कराएंगे तो जो प्रोटोनेटेड अमीन है उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, और वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन पर। तो जो प्राइमरी अमीन है उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, उसके बाद फिर सेकेंडरी अमीन, और उसके बाद फिर टर्शरी अमीन। तो यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है उसका एक वाइटल रोल है या की रोल है इन डिसाइडिंग द लुईस बेस कैरेक्टर और द लुईस बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन ज़्यादा बेसिक है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी अमीन, इन कंपैरिजन टू टर्शरी अमीन इन केस ऑफ एक्वस मीडियम। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास जो सेकंड वाला है, हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमीन्स देन टर्शरी अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी हमारे पास एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है, और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अपना की या वाइटल रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद थर्ड है ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अगर अपन देखें तो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मिक एसिड में अगर अपन देखें तो फॉर्मिक एसिड में ऑटोमेटिकली एसिडिक नेचर ज़्यादा है, और एसिटिक एसिड में हमारे पास एसिडिक नेचर कम है। लेकिन यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? फॉर्मिक एसिड में तो हाइड्रोजन है, और एसिटिक एसिड में कौन है? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप का क्या है? प्लस आई इफेक्ट। और अगर प्लस आई इफेक्ट है तो अपन जानते हैं प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है एसिटिक एसिड से, इसमें तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई भी वाइटल रोल नहीं है। इसमें तो केवल कौन डिसाइड कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। तो ये वाला में तो पॉइंट नंबर थर्ड में इसमें तो हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का की या वाइटल रोल या सेंट्रल रोल नहीं है। उसके बाद है डाइमराइजेशन ऑफ, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा सही है। चौथे वाले में डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। ऑफ कोर्स अपन सभी जानते हैं बेंजीन हमारे पास क्या है? बेंजीन हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास जो एसिटिक एसिड है वो क्या करेगा? वो हमारे पास डाइमराइज हो जाएगा थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग। ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग के द्वारा हमारे पास डाइमराइजेशन हो गया किसका? एसिटिक एसिड का। तो ये डाइमर फॉर्मेशन हो गया ऑफ कोर्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज इन बेंजीन। तो डाइमर फॉर्मेशन हो गया ये, और किसके द्वारा हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग। तो इसमें भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका की रोल है या वाइटल रोल है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, 2 करेक्ट हो गया और 4 करेक्ट हो गया। तो आंसर हो गया 1, 2 और 4। मल्टीपल चॉइस है, तो हमारे पास जो इसका आंसर हो गया वो हो गया 1, 2 और 4। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 जो भी अपन ने डिस्कस किया। ये कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड है? ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपन क्या, ये फिर से क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हमारे को क्लोरीन के चारों ऑक्सी एसिड दे रखे हैं, हाइपोक्लोरस एसिड HClO, क्लोरस एसिड HClO2, क्लोरिक एसिड HClO3 और परक्लोरिक एसिड HClO4। अब वो कह रहा है कुछ कुछ अपने को उसने स्टेटमेंट दे रखे हैं। नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O bonds, that is chlorine double bond oxygen bonds in second and third together is 2। अभी करके बता रहा हूं मैं एक एक ऑप्शन पर। The number of lone pair of electrons on chlorine in second and third together is 3।
द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन इन 4 इज sp3 अमंगस्ट 1 to 4 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1। ये अपने को 4 ऑप्शंस स्टूडेंट्स दे रखे। हर एक ऑप्शन को अपने को बड़ा ध्यान से करना चाहिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन अपन जल्दबाजी के कारण क्या कर देते हैं, सिंपल क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अपन हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड, इन चारों एसिड के स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। तो हमारे पास हो गया हाइपोक्लोरस एसिड HClO, हाइपोक्लोरस एसिड हो गया HClO। HClO में अगर अपन बात करते हैं, ये हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड है HClO। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन क्लोरीन से बॉन्डेड है। क्लोरीन के जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं उन सभी में क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। 1 सिग्मा और 3 लोन पेयर, तो क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और क्लोरीन के जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो सब मोनोप्रोटिक होते हैं, दैट इज वो सभी एक प्रोटॉन देते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास कौन, हाइपोक्लोरस एसिड। उसके बाद अगर अपन बात करें हाइपोक्लोरस एसिड के बाद, तो हाइपोक्लोरस एसिड के बाद आ गया हमारे पास क्लोरस एसिड HClO2, इसको अपन क्लोरस एसिड बोलते हैं। इसमें अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास क्लोरीन का 1 लोन पेयर कम हो जाएगा और यहाँ पर ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप, स्ट्रक्चर बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास क्लोरस एसिड हो गया। हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। क्लोरस एसिड में हमारे पास क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। मोनोप्रोटिक है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा। ये हमारे पास हो गया क्लोरस एसिड। उसके बाद अपन बात करते हैं HClO3 की, दैट इज क्लोरिक एसिड। क्लोरिक जिसमें क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ये हमारे पास हो गया क्लोरिक एसिड। और क्लोरिक एसिड में अगर अपन देखें तो क्लोरीन के पास 1 लोन पेयर और कम हो जाएगा और हमारे पास क्लोरीन से 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन आके जुड़ जाएंगी। ये हमारे पास क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट्स। और फाइनली बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर अपन पर क्लोरिक एसिड की बात करते हैं, दैट इज HClO4 की अगर अपन बात करते हैं, क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। ये हमारे पास पर क्लोरिक एसिड है। और पर क्लोरिक एसिड में अगर अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्लोरीन पर अब 1 भी लोन पेयर नहीं होगा और क्लोरीन से 3 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप अटैच हो गया। ये पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे पास चारों क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हो गए, हाइपोक्लोरस एसिड HClO, क्लोरस एसिड HClO2, क्लोरिक एसिड HClO3 और परक्लोरिक एसिड HClO4। अब सभी में अगर अपन देखें तो क्लोरीन के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उनमें 2 बातें कॉमन है, सभी में क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर अपन हाइपोक्लोरस एसिड में बात करें, 1 सिग्मा 3 लोन पेयर, सम टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लोरस एसिड में अगर अपन बात करें 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा, एक तो डी पाई पी पाई बॉन्ड हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। ये जो पाई बॉन्ड है ये डी पाई पी पाई होगा, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, सम टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पर 1 लोन पेयर, ये लोन पेयर है ऑफ कोर्स, बताने की जरूरत नहीं है। 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, सम टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और यहाँ पर 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर, सम टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो जितने भी क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं उन सभी क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स में क्लोरीन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। और जितने भी क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं वो सब क्या हो गए, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ये सब क्या हो गए, मोनोप्रोटिक हो गए। मोनोप्रोटिक का मतलब ये सब कितने प्रोटॉन देंगे, ये सभी के सभी 1 प्रोटॉन देंगे। तो जब अपन जेईई एडवांस का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपन एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं कि कहीं कोई अपने से माइनर मिस्टेक
न हो जाए। तो अपन ने सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लिए चारों के। अब वो क्या कह रहा है, अब अपन एक एक ऑप्शन पे आते हैं। वो कह रहा है दी नंबर ऑफ CL डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड का मतलब क्लोरस और क्लोरिक एसिड। तो वापस से अपन आते हैं, तो अपन ने बनाया है ये, तो ये तो हो गया अपने पास हाइपोक्लोरस एसिड, इसको तो वो 1 बोल रहा है, क्लोरस एसिड इसको वो नंबर 2 बोल रहा है, क्लोरिक एसिड इसको वो नंबर 3 बोल रहा है, और हमारे पास पर क्लोरिक एसिड इसको ये अपने को नंबर 4 बोल रहा है। ये 1 2 3 4 हो गए बेसिकली एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर अपन देखें तो वो कह रहा है दी नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2। अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड है इसमें हमारे पास एक C डबल बॉन्ड O हो गया, ये वाला C डबल बॉन्ड O एक तो ये हो गया, और हमारे पास HClO3 जो कि थर्ड वाला है, इसमें हमारे पास ClO बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 तो इसमें हो गए C डबल बॉन्ड O और एक इसमें हो गया। तो अगर अपन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास 3 होगा, और 3 होगा तो वो तो कह रहा है अपने पास कि नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2। 2 नहीं होगा बल्कि कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है वो तो हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। एक एक ऑप्शन को अपन बहुत सिंप्लीफाई और बिल्कुल धीरे देखेंगे तो अपने को क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दी नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करता है वो, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन क्लोरीन, किस पर, क्लोरीन पर, किस पर, इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3। अब सेकंड और 3 में वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात कर रहा है, टुगेदर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो अगर अपन देखें यहाँ पर तो हमारे पास अगर अपन देखें तो ये तो हो गया सेकंड वाला, इसमें कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर यहाँ पर हैं क्लोरस एसिड में, और क्लोरिक एसिड में क्लोरीन के सर पे कितना लोन पेयर है, 1। तो 2 और 1 3 हो गया। तो सेकंड, दैट इज सेकंड तो क्लोरस एसिड हो गया, थर्ड क्लोरिक एसिड हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर हो गए 2 और 1 3, तो बिल्कुल सही है। तो अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है दी नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन क्लोरीन इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन इन 4 इज sp3। क्लोरीन के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, चाहे हाइपोक्लोरस हो, क्लोरस हो, क्लोरिक हो और परक्लोरिक हो, सभी में क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और क्या कॉमन बात है, ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर मोनोप्रोटिक, सभी के सभी क्या होंगे, मोनोप्रोटिक होंगे। उसके बाद अमंग्स 1 to 4 दी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1, ये गलत हो गया स्टूडेंट्स। कारण क्या अपन जानते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोरस, क्लोरस से ज़्यादा क्लोरिक और उससे ज़्यादा परक्लोरिक। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोक्लोरस एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है क्लोरस एसिड, उससे ज़्यादा एसिडिक होता है क्लोरिक एसिड, और सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है परक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया स्टूडेंट्स। इट विल बी दी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, परक्लोरिक एसिड। इसको अपन कैसे प्रूव करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेसिस ऑफ द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। अगर अपन परक्लोरिक एसिड की बात करते हैं HClO4 की, तो जो परक्लोरिक एसिड होता है इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है, परक्लोरिक एसिड है, प्रोटॉन देगा H+ और क्या बनाएगा, परक्लोरेट आयन ClO4 नेगेटिव। परक्लोरेट आयन में सीधा रेजोनेंस हाइब्रिड के द्वारा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्जल होगा, और अपन जानते हैं जितना ज़्यादा डिस्पर्जल होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन पर, उतना ज़्यादा उस कॉन्जुगेट बेस की रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी। और जितना ज़्यादा किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो उसकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो HClO है हाइपोक्लोरस एसिड,
वो उसमें से अगर अपन H प्लस रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा ClO नेगेटिव, दैट इज हाइपोक्लोराइट आयन। हमारे पास आएगा ClO नेगेटिव। अगर अपने पास HClO है, अपन ने प्रोटॉन को रिमूव कर दिया -H प्लस, तो हाइपोक्लोराइट आयन। अगर हमारे पास क्लोरस एसिड है, अपन ने प्रोटॉन को हटा दिया, हमारे पास आ गया क्लोराइट आयन। अगर हमारे पास क्लोरिक एसिड है, अपन ने अगर प्रोटॉन को रिमूव करा दिया, अपने पास आ गया क्लोरेट आयन। और फाइनली अगर पर क्लोरिक एसिड है और अपन ने H प्लस को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास आ गया पर क्लोरेट आयन। अब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रही है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ेंगी, वैसे वैसे ऑक्सीजन के सर पर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्जल बढ़ेगा। और अगर बढ़ेगा तो कॉन्जुगेट बेस की रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब हाइपोक्लोराइट आयन से रिलेटिवली स्टेबल क्लोराइट आयन, क्लोराइट आयन से रिलेटिवली स्टेबल क्लोरेट आयन, और क्लोरेट आयन से रिलेटिवली स्टेबल पर क्लोरेट आयन। इट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस। It will be the relative stability or simply the order of stability of conjugate bases। और जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेसिस की रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स का एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। तो हाइपोक्लोरस एसिड से ज़्यादा एसिडिक क्लोरस, फिर क्लोरिक और सबसे ज़्यादा परक्लोरिक। तो अपन जानते हैं कि अगर अपन बात करेंगे तो 1 to 4 में अगर अपन जाएंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड 1 नहीं होगा, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारे पास 4 हो जाएगा। दैट इज हाइपोक्लोरस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्लोरस, फिर क्लोरिक और फिर फाइनली परक्लोरिक। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस। तो हमारे पास इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गए। तो हमारे पास जो आंसर हो गया इसके अंदर वो हमारे पास 2 और 3 हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड। ये अपन जो है जो क्वेश्चन है ये हमारे पास किसका है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन का। तो इससे अपना एक तो हेलोजन फैमिली के अंदर ऑक्सी एसिड्स भी पी ब्लॉक के अंदर रिवाइज हो गए, और अपना केमिकल बॉन्डिंग में जो ऑक्सी एसिड्स वाला सब टॉपिक है वो भी फर्दर रिवाइज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कार्बन फैमिली का सिलिकॉन से। अंडर हाइड्रोलिटिक कंडीशंस द कंपाउंड्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर। अपन जानते हैं लीनियर पॉलीमर का मतलब लीनियर चेन सिलिकॉन्स, एंड फॉर चेन टर्मिनेशन रेस्पेक्टिवली आर। अगर अपन बात करते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने को जो लीनियर चेन सिलिकॉन्स हैं उनको बनाने में कौन मदद करता है, R2SiCl2, R2SiCl2 डाई सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन, डाई सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन। इससे अपने को क्या मिलता है, इससे अपने को मिलता है लीनियर चेन सिलिकॉन्स, लीनियर चेन सिलिकॉन्स अपने को मिलते हैं। लीनियर पॉलीमर का मतलब लीनियर चेन सिलिकॉन्स अपने को मिलते हैं। अपन सभी जानते हैं अगर अपन स्टार्टिंग यूनिट के रूप में, अगर अपन स्टार्टिंग यूनिट के रूप में जनाब, स्टार्टिंग यूनिट के रूप में अगर अपन क्या लेते हैं, R2SiCl2 ले लेते हैं, और सबसे पहले R2SiCl2 का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 क्लोरीन की जगह 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। तो अपन ने जब हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस में हमारे पास 2 क्लोरीन हट गई, और 2 क्लोरीन की जगह 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए, 2 HCl हट गए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब अपन R2SiOH होल ट्वाइस, इसको अपन मॉलिक्यूल्स को अगर कंडेंस कर लेंगे तो फर्दर अगर अपन कंडेंसेशन प्रोसेस करेंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस से अपने को क्या प्राप्त हो जाएंगे, अपने को प्राप्त हो जाएंगे लीनियर चेन सिलिकॉन्स, लीनियर चेन सिलिकॉन्स। तो अगर अपन डाई सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन लेते हैं, दैट इज R2SiCl2, this is R2SiCl2, तो what will be getting, we will be getting linear chain silicons। पहले अपन स्टार्टिंग यूनिट के रूप में अगर R2SiCl2 लेते हैं तो
पहले उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे ऑटोमेटिकली 2 क्लोरीन हटकर 2 OH आ जाएंगे, और फाइनली फिर अपन R2SiOH होल ट्वाइस को कंडेंस करेंगे तो अपने को लीनियर चेन सिलिकॉन्स प्राप्त हो जाएंगे। बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमारे पास अगर हमारे पास कंडेंसेशन प्रोसेस में वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपन एलिमिनेट कर देंगे, अपन वाटर के मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर देंगे, और जब अपन वाटर के मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर देंगे तो अपने को लीनियर चेन सिलिकॉन्स प्राप्त हो जाएंगे। ये अपने को लीनियर चेन सिलिकॉन्स प्राप्त हो गए, लीनियर चेन सिलिकॉन्स ये अपने को प्राप्त हो गए। तो अगर अपन स्टार्टिंग यूनिट के रूप में क्या लेते हैं, R2SiCl2, तो वी विल बी गेटिंग लीनियर चेन सिलिकॉन्स। और अगर अपन बेसिकली RSiCl3 लेते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन, एक एल्किल ग्रुप को अपन कम कर देते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अपने को लीनियर फॉर्म नहीं बल्कि क्रॉस लिंक पॉलीमर्स प्राप्त होते हैं या क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स प्राप्त होते हैं। तो अपने को कह रहा है अगर अपन हाइड्रोलिटिक कंडीशन करते हैं तो लीनियर पॉलीमर दैट इज लीनियर चेन सिलिकॉन किससे प्राप्त होंगे, तो R2SiCl2 से प्राप्त होंगे। अब अगर अपने को चेन को टर्मिनेट करना है, उसको लीनियर चेन सिलिकॉन्स है, और लीनियर चेन सिलिकॉन्स को अगर अपने को चेन को ब्लॉक करना है तो अपन क्या लगा देंगे, R3SiCl। R3SiCl अगर अपन लगाएंगे तो क्या होगा, तीन तरफ तो एल्किल ग्रुप लग गए, क्लोरीन हट गया, मैं सीधा हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, और हाइड्रोलिसिस करूंगा तो इस क्लोरीन की जगह OH आ जाएगा, OH आ जाएगा तो कंडेंस हो गया, कंडेंस हो गया तो इधर ऑक्सीजन आ गई, और ये वाला पार्ट जो है ये किससे जुड़ गया, लीनियर चेन सिलिकॉन से। तो जब लीनियर चेन सिलिकॉन से जुड़ गया तो अब ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर अब चेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि तीनों तरफ क्या लग गए, एल्किल ग्रुप्स लग गए। और जब तीनों जगह एल्किल ग्रुप्स लग गए तो चेन आगे फर्दर प्रोपोगेट नहीं हो पाएगी या चेन आगे फर्दर नहीं बढ़ जाएगी। तो अपन बोलते हैं कि R3SiCl इसको अपन चेन स्टॉपिंग यूनिट भी बोलते हैं, R3SiCl इसको अपन चेन स्टॉपिंग यूनिट भी बोलते हैं। मतलब अगर अपने को लीनियर चेन सिलिकॉन्स को की चेन को रोकना है तो अपन एक जगह R3SiCl की यूनिट लगा देंगे, और लगा देंगे तो वो चेन जो लीनियर चेन सिलिकॉन्स है उसकी चेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर अपन देखें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सिलिकॉन से है, या अपन सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स को अगर एज ए सब टॉपिक के रूप में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं तो अपन उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया हमारे पास सेकंड वाला, दैट इज ये अपने पास जो है सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, और इससे अपना केमिकल बॉन्डिंग का तो सब टॉपिक रिवाइज हुआ ही सही, सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स। उसके अलावा अगर अपन इसको पी ब्लॉक के अंदर भी माने तो पी ब्लॉक में जो सिलिकॉन्स वाला पार्ट है वो भी अपना फर्दर यहाँ से जो है वो रिवाइज हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद ये तो अपना मैंने आपको सॉल्व करके बताया, तो सिंगल चॉइस है, आंसर इसका सेकंड वाला है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास बोरेक्स से। बोरेक्स को वापस से अपन पी ब्लॉक का भी मान सकते हैं, क्योंकि अपन बोरेक्स को केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो अपन बोरेक्स को सब टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग में भी मान सकते हैं, या अपन इसको अगर बोरॉन फैमिली का अगर अपन मानेंगे तो वहाँ पर भी अपन इसको सब टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो वो कहता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज टेट्रा न्यूक्लियर B4O5OH होल 4 2 नेगेटिव यूनिट, ऑल बोरॉन्स आर इन सेम प्लेन, इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम्स, 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन एटम। सबसे पहले अपन बोरेक्स का स्ट्रक्चर देख लें। बोरेक्स अपन सभी जानते हैं, इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड
दैट इज बोरिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH। अपन बात कर चुके हैं कि जो बोरेक्स है स्टूडेंट्स, बोरेक्स जो होता है इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। कौन सा वीक एसिड है? ऑफ कोर्स बोरिक एसिड H3BO3, एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, जो बोरेक्स होता है उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन होता है, क्योंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एल्कलाइन या बेसिक होता है। बोरेक्स की अगर अपन बात करते हैं तो बोरेक्स Na2B4O7.10 of H2, ये बोरेक्स होता है, या इसको अपन भारत में सुहागा के नाम से भी जानते हैं। और इसको अपन जब क्रिस्टलाइन फॉर्मूला लिखते हैं इसका सॉलिड स्टेट में, तो अपन लिखते हैं Na2B4O5OH4.8 of H2। ऐसे अपन इसका जो सॉलिड स्टेट है या क्रिस्टलाइन जो फॉर्मूला है उसके क्रिस्टलाइन फॉर्मूले को अपन ऐसे लिखते हैं। सोडियम तो आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर है, B4O5OH4 ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। इसमें अगर अपन देखते हैं तो सोडियम के जो 2 आयंस हैं वो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। और जो ये हमारे पास इसका क्रिस्टलाइन फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर अपन क्रिस्टलाइन फॉर्मूले में देखें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो बोरॉन है ये हमारे पास 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला बोरॉन की अगर अपन बात करें तो ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 2 बोरॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ऑफ कोर्स ये वाला बॉन्ड हमारे पास बनाना चाहे तो अपन इसको क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, क्योंकि बोरॉन तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब OH ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किधर ट्रांसफर कर दिया? बोरॉन पर। तो बोरॉन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। यहाँ पर ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन, ये दोनों बोरॉन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं? 4। 4 सिग्मा का मतलब दोनों बोरॉन कौन से हाइब्रिडाइज्ड हो गए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया बोरेक्स का, किसमें? क्रिस्टलाइन फॉर्म या सॉलिड फॉर्म के अंदर बोरेक्स का स्ट्रक्चर हो गया। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो 2 बोरॉन तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 2 बोरॉन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हर एक बोरॉन से हमारे पास एक एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप या OH ग्रुप अटैच है। अब अगर 2 बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और 2 बोरॉन sp3 हैं, तो sp3 का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, sp3 का मतलब नॉन प्लेनर, क्योंकि sp3 के अराउंड ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को अपन नॉन प्लेनर बोलते हैं, जबकि sp2 में जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ट्रायगोनल प्लेनर। तो चारों बोरॉन के अंदर हमारे पास 2 बोरॉन वो तो एक प्लेन में होंगे और 2 बोरॉन हमारे पास डिफरेंट प्लेन के अंदर मौजूद होंगे, बिकॉज दे आर sp3 हाइब्रिडाइज। तो अगर अपन देखें तो कह रहा है ऑल दी बोरॉन एटम्स आर इन दी सेम प्लेन। ये तो गलत हो गया, क्योंकि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दोनों बोरॉन पर अलग अलग है। ये वाला स्टेटमेंट नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 वाला ये कलेक्ट हो गया, इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज बोरॉन एटम्स। 2 बोरॉन एटम्स तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और 2 बोरॉन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो ये वाला हमारे पास करेक्ट हो गया। पहला वाला ऑफ कोर्स B4O5OH4 2 नेगेटिव टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट के रूप में रहता है, बिल्कुल ठीक है, जैसा कि मैंने अभी स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स को क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको बताया।
और हर एक बोरोन एटम से एक एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर थर्ड और फोर्थ ये हमारे पास करेक्ट हो गए। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, सॉरी ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, और हमारे पास जो आंसर हो गया वो 1, 3 और 4 हो गया। इसको अपन स्टूडेंट्स पी ब्लॉक का भी मान सकते हैं, या अपन इसको केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स की अपन बात करते हैं तो उसमें भी अपन सब टॉपिक के थ्रू इसको रिवाइज कर सकते हैं। नाउ वी शैल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड्स विद 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पर हमारे पास 2 लोन पेयर्स होने चाहिए। पहला वाला हो गया BrF5, ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, Clf3 सेंट्रल एटम इज क्लोरीन, HCF4 सेंट्रल एटम इज जिनन, SF4 सेंट्रल एटम इज सल्फर। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने को किसका, कौन से सब टॉपिक को रिवाइज करने में मदद करेगा? ये अपने को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या VSEPR थ्योरी को रिवाइज करने में मदद करेगा। तो अगर अपन बात करते हैं हमारे पास अगर BrF5 है, तो जो BrF5 है इसका शेप हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल होता है, और इसमें हमारे पास ब्रोमीन पर कितना लोन पेयर है? इसमें हमारे पास ब्रोमीन पर 1 लोन पेयर है, तो इसमें हमारे पास ब्रोमीन पे 1 लोन पेयर है। अगर अपन Clf3 की बात करते हैं तो Clf3 का शेप हमारे पास टी शेप या बैंड टी शेप होता है। दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर आ गए, ये दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर आ गए। ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, एक्सियल पोजीशंस को ये इधर रिपेल करेगा, तो टी की जगह एग्जैक्टली हमारे पास बैंड टी बनता है। टी बिल्कुल का टी नहीं बनता, बल्कि अपन इसको बैंड टी शेप बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्लोरीन के पास सेंट्रल एटम क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर हो गए। HCF4 जिनन टेट्राफ्लोराइड, इसका शेप कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। हाइब्रिडाइजेशन जिनन पर sp3d2 है। दोनों लोन पेयर को अपन आउट ऑफ द प्लेन रख देते हैं। ये अपने पास HCF4 हो गया। कैसा शेप हो गया इसका? इसका शेप हो गया स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें भी हमारे पास जिनन के पास कितने लोन पेयर हो गए? 2। उसके बाद सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4 का हमारे पास शेप होता है सीसॉ लाइक स्ट्रक्चर। सल्फर पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होता है sp3d, और यहाँ पर हमारे पास जो शेप होता है वो कैसा होता है? सीसॉ लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास सल्फर के पास कितना लोन पेयर हो गया? 1 लोन पेयर हो गया। अपने को बोला गया है कि सेंट्रल एटम पर अपने को कितने लोन पेयर देखने? 2 लोन पेयर देखने। तो 2 लोन पेयर देखने हैं तो एक तो आंसर हमारे पास Clf3 हो जाएगा, और एक हमारे पास हो जाएगा HeF4। तो हमारे पास आंसर सेकंड और आंसर थर्ड, बहुत ये बेसिकली जो क्वेश्चन है इसके थ्रू अपने को किसका एक बार नट शेल में आइडिया मिल गया। अपने को नट शेल में आइडिया मिल गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, उससे अपन ने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास सब टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, MOT से, और अपने को जो कुछ ऑप्शंस हैं उनके बारे में देखना है कि वो क्या क्या ऑप्शंस अपने को बोलता है। पहला वाला C22 नेगेटिव, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डाया मैग्नेटिक। वो डाया मैग्नेटिक है क्या? अगर अपन देखें तो C22 नेगेटिव ये बेसिकली कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसमें तो 12 इलेक्ट्रॉन 2 और ग्रहण कर लिए, एक्सेप्ट कर लिया, तो C22 नेगेटिव बेसिकली ये कैसा हो गया? इट इज़ लाइक दैट ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के समान हो गया। और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के समान हो गया तो N2 का मॉलिक्यूल कैसा होता है? डाया मैग्नेटिक। तो अगर अपन बात करते हैं कि अगर हमारे पास C22 नेगेटिव है, C22 नेगेटिव मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो C22 नेगेटिव मॉलिक्यूल में पहले तो अपन C2 पर आ जाएं। C2 की बात करेंगे तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px
इज इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, और फिर उनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पाई 2px स्टार, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, एंड फाइनली वी हैव गॉट सिग्मा 2pz स्टार। अपने को कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6, तो 6 2 12, 2 और ग्रहण कर लिए तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, ये अपने पास C22 नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें अगर अपन देखें तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड नज़र नहीं आएगा, और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो C22 नेगेटिव मॉलिक्यूल सिंस इट डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नेटिक नेचर हमारे पास कैसा हो गया, डाया मैग्नेटिक हमारे पास इसका नेचर हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन C22 नेगेटिव जो आयन है वो हमारे पास कैसा हो गया, डाया मैग्नेटिक। सेकेंड O22 पॉजिटिव, ये एक्सपेक्टेड है टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो आता है हमारे पास 2, और O22 पॉजिटिव आयन इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है हमारे पास 3, बॉन्ड ऑर्डर आता है हमारे पास 3। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि अपन जानते हैं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो O2 मॉलिक्यूल है उसका तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और O22 पॉजिटिव आयन उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है BO वो हमारे पास 3 होता है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कह रहा है O22 पॉजिटिव आयन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। लॉन्गर बॉन्ड लेंथ नहीं बल्कि शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, पहला वाला करेक्ट हो गया। N2 पॉजिटिव आयन और N2 नेगेटिव आयन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, हाँ जनाब। N2 पॉजिटिव का भी 2.5 होता है और N2 नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आइडेंटिकल या सेम हो गया। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो गया। फोर्थ वाला He2 पॉजिटिव हैज़ द सेम एनर्जी एज द 2 आइसोलेटेड हीलियम एटम्स। अपन जानते हैं He2 पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 0.5, और अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो ये एग्जिस्ट करता है नेचर में, और अगर नेचर में एग्जिस्ट करेगा तो अपन जानते हैं जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो रिलेटिवली कम होती है इन कंपैरिजन टू एटम्स। तभी तो अपन बोलते हैं जो मॉलिक्यूल होता है इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल एटम्स। तभी दो एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कि जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, और जब वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उस मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होता है, अगर ज़ीरो होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा तो फिर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी इंडिविजुअल एटम्स के कंपैरिजन में हमेशा कम होती है। तो जो He2 पॉजिटिव है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5 है, और अगर 0.5 है दैट इज ऑफ कोर्स प्लस 0.5, इसका मतलब ये स्टेबल है, नेचर में एग्जिस्ट करेगा, और इसकी एनर्जी आइसोलेटेड हीलियम एटम्स या इंडिविजुअल हीलियम एटम्स उनके कंपैरिजन में हमेशा क्या होगी, सेम नहीं होगी, बल्कि उनके कंपैरिजन में कम होगी। तभी तो He2 पॉजिटिव इट इज रिलेटिव स्टेबल, इट इज रिलेटिवली स्टेबल इन कंपैरिजन टू द आइसोलेटेड और द इंडिविजुअल हीलियम एटम्स। तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास करेक्ट कौन सा हो गया, एक तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया और ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास करेक्टेड हो गए, ऑप्शन नंबर 1 और
ऑप्शन नंबर 3, ये हमारे पास करेक्ट आंसर्स हो गए। उसके बाद अपन अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव होते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, चाहे अपन इसको पी ब्लॉक में हेलोजन फैमिली का बोलते हैं, कलर ऑफ दी हेलोजन्स को, या अपन इसको केमिकल बॉन्डिंग में एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, होमो लूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो वो कहता है कि जो कलर है X2 मॉलिक्यूल्स, X2 कौन है, F2, Cl2, Br2 और I2, वो ग्रेजुअली येलो से वॉयलेट की तरफ बढ़ता है। फ्लोरीन की बात करें तो F2 का कलर होता है लाइट येलो, क्लोरीन Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल का कलर ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन Br2 इट इज रेडिश ब्राउन, और आयोडीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है डीप वॉयलेट। तो अगर अपन कलर ऑफ दी हेलोजन्स की बात करते हैं तो ऑलरेडी अपन सभी जानते हैं जो F2 मॉलिक्यूल होता है उसका जो कलर होता है हमारे पास, वो हमारे पास लाइट येलो होता है। लाइट येलो होता है। जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रीनिश येलो होता है। जो Br2 का मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास रेडिश ब्राउन होता है। और जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है वो हमारे पास स्टूडेंट्स डीप वॉयलेट होता है। ये हमारे पास कलर ऑफ दी हेलोजन्स। अब अपन बोलते हैं भाई कलर ऑफ दी हेलोजन्स ये किसके कारण है, तो अपन बोलते हैं जो कलर ऑफ दी हेलोजन्स है इट इज बिकॉज ऑफ होमो लूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। जो कलर होते हैं हेलोजन्स के, कलर ऑफ दी हेलोजन्स, जो हेलोजन्स हैं इनके जो कलर होते हैं इट इज बिकॉज ऑफ HOMO होमो लूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। होमो लूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के कारण कलर होता है। अपन सभी जानते हैं कि जो कलर है कंपाउंड का इट इज बिकॉज ऑफ टू कंडीशंस। फर्स्ट, देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, एंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मस्ट अकर इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यूवी पार्ट में हुआ, अल्ट्रावायलेट में हुआ या इंफ्रारेड में हुआ तो अपने को नज़र नहीं आएगा। वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना चाहिए विजिबल पार्ट, दैट इज विबग्योर के अंदर होना चाहिए, तभी अपने को अपनी नेकेड आई से वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो दिखाई पड़ता है। तो अपन कहते हैं कोई भी अगर कंपाउंड है और अगर वो कलर को शो करता है तो उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। देयर मस्ट बी ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मस्ट अकर इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अपने को विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में दिखाई देना चाहिए। अब अगर अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं जनाब कि हमारे पास अगर F2 का मॉलिक्यूल है तो F2 का मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, क्योंकि इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती है। ऑक्सीजन O2 और F2 में sp मिक्सिंग नहीं होती है तो अपन सिग्मा 2pz को पहले लिखते हैं। देन वी हैव गॉट पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py and then their anti-bonding orbitals pi 2px star is equal to pi 2py star, and finally we have got sigma 2pz star। ये अपने पास F2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जब अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 2 18। बढ़ने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, पहले एक एक भरेंगे और फिर पेयरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, उतना अपन सभी जानते ही हैं।
अब ये तो हो गया हमारे पास क्या, ये तो हो गया हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके जो जस्ट बाद होता है उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेसिकली होमो क्या हो गया, होमो हो गया हमारे पास सॉर्ट ऑफ ग्राउंड स्टेट, और लूमो क्या हो गया, सॉर्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो HOMO अपन सभी जानते हैं, HOMO क्या होता है, HOMO इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO लिख देता हूं। और LUMO क्या है स्टूडेंट्स अपने पास, LUMO हो गया हमारे पास लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या होगा, जब एनर्जी पड़ेगी E=NH न्यू के रूप में, फोटॉन्स के रूप में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट दैट इज होमो से एक्साइट होकर कहाँ पर चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट दैट इज लूमो में। और जब वो लूमो से वापस होमो में आएंगे तो जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी है फोटॉन्स के रूप में वो उसको एमिट करेंगे। अगर अपन एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे तो वही एमिटेड एनर्जी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अपने को विजिबल स्पेक्ट्रम में कलर के रूप में दिखाई पड़ेगी। तो अपन बोलते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली π2px स्टार और π2py स्टार, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारे पास F2 के लिए HOMO हो गए, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो सिग्मा 2pz स्टार है, जो सिग्मा 2pz स्टार है ये क्या हो गया, लूमो हो गया, दैट इज सॉर्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट हो गया ये। अब जब फ्लोरीन पर एनर्जी पड़ेगी F2 के मॉलिक्यूल पे किसके रूप में, फोटोन के रूप में, E=NH न्यू। तो बाई एब्जॉर्बिंग दी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा होमो से लूमो पे, दैट इज ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। जब वो एक्साइट होगा तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है जब वो वापस लूमो से होमो में आएगा तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी ही वो एमिट करेगा। और अगर अपन एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे तो वही एमिटेड एनर्जी विजिबल स्पेक्ट्रम में अपने को फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कलर के रूप में दिखाई पड़ेगी। अब अगर अपन बात करते हैं तो अपन सभी जानते हैं E absorbed is energy of absorption, it is hc by lambda absorbed। E absorbed is inversely proportional to lambda absorbed, या E absorbed is hc by lambda absorbed। फ्लोरीन से लेकर जब अपन आयोडीन की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, होमो और लूमो के बीच में एनर्जी लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किसके लिए होगा, F2 के लिए। F2 के लिए HOMO और LUMO इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से अपन जानते हैं एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप नैरो होता जाता है। और अगर गैप नैरो होता जाएगा विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स तो ऑटोमेटिकली होमो और लूमो के बीच में एनर्जी गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो एनर्जी गैप किसके लिए होगा, F2 के लिए। F2 के लिए होमो और लूमो के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा। Cl2 के लिए HOMO और LUMO के बीच में जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा नैरो हो गया, कम हो गया। फिर ब्रोमीन के लिए और कम और आयोडीन के लिए और कम हो गया। तो जब अपन F2 से I2 की तरफ जाते हैं तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है HOMO और LUMO के बीच में वो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नैरो होता जाता है। इसका मतलब जो HOMO और LUMO है इसके बीच में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस किसके लिए है, F2 के लिए। और अगर F2 के लिए है तो इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए, इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए मतलब
HOMO से LUMO में जाने के लिए वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब F2 के लिए E एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर E एब्जॉर्ब्ड इसके लिए सबसे ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स अगर E एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा होगी तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब ये कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब अगर अपन विबग्योर की बात करते हैं, विबग्योर, तो अगर अपन विबग्योर की बात करते हैं तो विबग्योर अपने को जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन दिखाई कैसी पड़ती है, फ्लोरीन का कलर होता है F2 का लाइट येलो, या अपन येलो बोल दें। और अगर येलो बोल दें तो अगर दिखाई येलो पड़ रही है, इसका मतलब वो कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है हमारे पास, येलो होता है। तो अगर अपन बात करेंगे तो हमारे पास अगर वो वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो जब वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसा नजर आएगा, अपने को येलो नजर आएगा। अब अगर अपन देखें तो वायलेट के लिए लैम्डा एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि विबग्योर को जब अपन लिखते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो अपन लिखते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा एब्जॉर्ब्ड। सबसे ज़्यादा लैम्डा एब्जॉर्ब्ड किसके लिए, रेड के लिए, सबसे कम किसके लिए, वायलेट के लिए। तो अगर फ्लोरीन के लिए HOMO और LUMO के बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लिए लैम्डा एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू क्या हो गई, कम। तो इसका मतलब फ्लोरीन विजिबल स्पेक्ट्रम से वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और वायलेट लाइट का क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो आता है तो फ्लोरीन का कलर अपने को येलो नजर आएगा। लेकिन जब अपन फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो HOMO और LUMO के बीच में एनर्जी जो डिफरेंस है वो कम होगा, नैरो होगा, और अगर कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए अपने को एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए, और ज़्यादा नहीं चाहिए तो इसका मतलब E एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू क्या होगी, कम। और अगर E एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू कम होगी तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब अगर अपन देखें तो आयोडीन का कलर कैसा है, आयोडीन का कलर होता है डीप वायलेट, या अपन कहते हैं वायलेट। तो अगर वायलेट अगर आयोडीन का कलर है, इसका मतलब उसने कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया, येलो। और अगर येलो को एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब अगर अपन देखें तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा एब्जॉर्ब बढ़ता जा रहा है। और अगर लैम्डा एब्जॉर्ब बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स जो येलो कलर को अगर आयोडीन का मॉलिक्यूल येलो कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो का कैसा आता है, वायलेट। तो अपने को आयोडीन का कलर कैसा नजर आएगा, वायलेट नजर आएगा। तो अपन कह रहे हैं कि अगर अपन फ्लोरीन से लेकर और आयोडीन तक जा रहे हैं तो होमो और लूमो के बीच में एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एनर्जी गैप कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए या ट्रांजिशन के लिए एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होती जाएगी, कम होगी तो लैम्डा एब्जॉर्ब बढ़ता चला जाएगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसके प्रोपोर्शन में वो आ जाएगा। वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो अपन बोलते हैं कि भाई जो कलर है X2 मॉलिक्यूल्स का ग्रुप 17 में वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है येलो से और वायलेट की तरफ, वायलेट येलो से वायलेट की तरफ। इसका कारण क्या है, डिक्रीज इन होमो लूमो गैप डाउन द ग्रुप। ये बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड, डिक्रीज इन पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार गैप डाउन द ग्रुप, क्योंकि पाई स्टार तो क्या हो गया, पाई स्टार तो हमारे पास सभी के लिए होमो हो गया और सिग्मा स्टार क्या हो गया, लूमो हो गया। जितने भी हेलोजन्स हैं उनके लिए पाई स्टार वो तो क्या हो गया, HOMO हो गया, और सभी हेलोजन्स के लिए सिग्मा स्टार वो हमारे पास क्या हो गया, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। केवल जो फ्लोरीन है उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, क्योंकि फ्लोरीन होता है 2s2 2p5, क्लोरीन हो गया 3s2 3p5, ब्रोमीन 4s2 4p5 और आयोडीन हो गया 5s2 5p5। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो होमो है वो पाई स्टार होगा और जो लूमो है वो सिग्मा स्टार होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर 2 भी हमारे पास करेक्ट है। फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कलर का एक सिंपल सा फंडा है,
कलर के लिए दो ही नेसेसरी कंडीशंस हैं, और वो दो नेसेसरी कंडीशंस क्या है स्टूडेंट्स? देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मस्ट अकर इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। अगर वो अल्ट्रावायलेट यूवी में हुआ या वो आईआर में हुआ तो अपने को अपनी नंगी आंखों नेकेड आई से वो नज़र नहीं आएगा। वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस में होना चाहिए? विबग्योर में, दैट इज विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में होना चाहिए, तब जाकर वो अपने को दिखाई पड़ेगा। उसके बाद तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों हमारे पास करेक्ट हो गए। तो ये अपन ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 1 और 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन वापस से हमारे पास क्लोरीन के ऑक्सी एसिड से ही क्वेश्चन आ गया। ऑक्सी एसिड से जो क्वेश्चन है इसको अपन पी ब्लॉक में भी मान सकते हैं या अपन इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी मान सकते हैं। तो अपने से वो कहता है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सो एसिड HClO4 एंड HClO इज और आर। अपन जानते हैं ये तो हो गया परक्लोरिक एसिड, और ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड। अब अपन जानते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? हाइपोक्लोरस एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी हाल बताया क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्लोरिक एसिड, और क्लोरिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास हो गया परक्लोरिक एसिड। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया ऑफ द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। इट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, it will be the order of acidic strength in case of oxy acids of chlorine। ये हमारे पास क्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनके ऑक्सी एसिड्स के जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास हो गया। अब अगर अपन देखें तो अपन बोलते हैं जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होता है। इसका मतलब परक्लोरिक एसिड जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन हो गया? परक्लोरेट आयन। और अगर हो गया तो अपन जनरली क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस, एंड वीकर इज द एसिड स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस, या उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इतनी बात अपन सभी जानते हैं। तो अपन बोलते हैं एक सिंपल बात कि स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस, एंड वाइस वर्सा। वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा इसका मतलब अगर अपन बात करें तो अभी हाल बताया मैंने आपको कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है HClO4 का वो कौन हो गया? परक्लोरेट आयन। और वाटर का कॉन्जुगेट बेस कौन हो गया? OH नेगेटिव। अब वाटर अगर अपन देखें तो वाटर तो वीक एसिड है इस इन कंपैरिजन टू परक्लोरिक एसिड, और अगर ये वीक एसिड है तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा हो गया? वीक हो गया। तो वो कह रहा है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज वीक देन दैट ऑफ वाटर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाटर हमारे पास वीक एसिड है तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग हो गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? वीक हो गया। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ परक्लोरिक एसिड दैट इज परक्लोरेट आयन ClO4 नेगेटिव, इट इज अ वीकर बेस देन वाटर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारे पास स्टूडेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सेकेंड वाला द सेंट्रल एटम इन बोथ परक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अभी हाल मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि क्लोरीन के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उनमें दो बातें कॉमन है। पहली बात तो क्या है? क्लोरीन के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उन सभी में क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और दूसरी बात
जो क्लोरीन है उनके जितने भी ऑक्सी एसिड है वो सभी के सभी मोनोप्रोटिक होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, थर्ड वाला HClO4 इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड वाटर, ये वाला गलत हो गया। इसको अपन केमिकल बॉन्डिंग में भी मान सकते हैं, या ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। नॉन मेटल्स जो है होते हैं, चाहे वो फॉस्फोरस हो, सल्फर हो, हेलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये वाटर के प्रेजेंस में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन होता है और उसका रिडक्शन होता है। अगर अपन क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट करके डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, रिड्यूस भी होती है, HCl भी बनता है और हाइपोक्लोरस एसिड भी बनता है, दैट इज HClO। क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में 0, तो 0 से -1 में भी जा रहा है, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, और 0 से +1 में भी जा रहा है, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। और अगर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया तो यहाँ पर जब क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है और हाइपोक्लोरस एसिड दैट इज HClO बनता है। और अगर ये बनेगा तो ऑप्शन में तो क्या दे रहा है कि भाई क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रही है, परक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट ये तो गलत हो गया। तो हमारे पास HClO4 इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड वाटर, ये तो हमारे पास गलत हो गया। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन HClO4 ज़्यादा एसिडिक होगा, किसके कंपैरिजन में, HClO हाइपोक्लोरस एसिड, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स एनायन। बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन बात करेंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो हमारे पास कौन है, ClO नेगेटिव। ClO नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइट आयन। ये तो हो गया हाइपोक्लोराइट आयन। इसमें तो एक ही ऑक्सीजन है और एक ही ऑक्सीजन है तो सारा नेगेटिव चार्ज अकेली ऑक्सीजन के सर पे होगा। लेकिन अगर अपन परक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो जब परक्लोरिक एसिड आयोनाइज होकर प्रोटॉन देगा तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसको अपन क्या बोलते हैं, परक्लोरेट आयन। परक्लोरेट आयन में हमारे पास कितनी ऑक्सीजन हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स अगर 4 हो गई, अपन सीधा अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए जो कि अभी मैं बना के आया था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है, 4 हैं। तो ऑफ कोर्स जो डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जल है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 ऑक्सीजन पर होगा। और अपन सभी जानते हैं मोर विल बी डिस्पर्जल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो अगर अपन बात करते हैं तो अपन कहते हैं भाई हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन के बाद क्लोराइट आयन, फिर क्लोरेट आयन और फाइनली परक्लोरेट आयन। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है कॉन्जुगेट बेसिस की। इट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस या रिलेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा वो बढ़ता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम्स की संख्या बढ़ेगी। हाइपोक्लोराइट आयन ClO नेगेटिव में 1 ऑक्सीजन है, क्लोराइट आयन में 2 ऑक्सीजन है, क्लोरेट में 3 है और परक्लोरेट में हमारे पास 4 है। तो मोर विल बी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो डिस्पर्जल है नेगेटिव चार्ज का वो ऑक्सीजन एटम्स के सर पर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो रिलेटिव स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेसिस की बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स का भी एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए अपन कहते हैं HClO से ज़्यादा एसिडिक HClO2, HClO2 से ज़्यादा एसिडिक HClO3 और HClO3 से ज़्यादा एसिडिक HClO4। स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन अगले लेक्चर पे और PYQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के द्वारा जो है वो डिस्कशन करेंगे। आज के लिए लेक्चर नंबर 1 में अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे, चाहे आप उसे P ब्लॉक का माने चाहे केमिकल बॉन्डिंग का माने, तो नट शेल में अपन ने थोड़ा सा उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ से अपन अगली बार
फिर से कंटिन्यू करेंगे थ्रू मोर PYQs एंड थ्रू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।